हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स ने प्रिपेयर किए हैं, उन्होंने चूज किए हैं, सो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प इनसे आपको मिलने वाली है। हर चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, आई थिंक मैक्स 15 to 20 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज इसमें मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई जाएगी एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर से देखिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट x इक्वल्स टू 7/20 इंटू 25। फ्रैक्शन में एक नंबर आपको दिया हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है। देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ये जो नंबर है कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता हो, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और पूछा जाए कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं आपके, उनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर 20, 25 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी नहीं होता तो आपको कैंसिल आउट करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है। जब उतना हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर करिए। 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2, 10, 2, 5, 5, 1, यानी कि 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 के क्या होंगे, 5 इंटू 5। कहने का मतलब है सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं। 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। अगर ये टर्मिनेटिंग है सो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आएंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में। यहाँ पर 2 और 5 में से जिसकी हाईएस्ट पावर है, किसके पास हाईएस्ट पावर है, 5 के पास कितनी पावर है, 3 प्लेसेस के बाद ही ये टर्मिनेट होगा। सिंपल, जो हाईएस्ट पावर है 2 या 3 में से उतने ही प्लेसेस के बाद नंबर आपका टर्मिनेट होता है, यानी कि आंसर विल बी बी आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 71/150 इज। 71/150 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्रॉस कर दीजिए, बिकॉज कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है यानी कि वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होते। ये आपने 9th में पढ़ा था। अगर हम कहें 0.10, 100, 100, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल एक्चुअली दो ही टाइप के नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रूट में वो नंबर जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, √5, √7, √11। ओके, सो ये तो है रैशनल नंबर और ये होते हैं इरैशनल, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इसको भूल जाइए। अब या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग, वो डिसाइड करेगा जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स। इसमें भी सबसे पहले आपको देखना है ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो है, कुछ कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। 71, 150 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 150 के प्राइम फैक्टर आप करेंगे 2, 7s are 14, 5s are 10, 75, देन 3, 2s are 6, 5s are 15, 5, 5s are 5, 1s are। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में आ रहे हैं 2, 3, 5, 5। अब आप जानते हैं अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होगा ऑब्वियसली। अगर यहाँ पर ये 3 ना होता, एक बार और 2 आ जाता या एक बार और 5 आ जाता, तो फिर ये टर्मिनेटिंग होता। ये सिंपल है काफ़ी, सो इसमें भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखिए कुछ टॉपिक्स कट भी गए हैं लेमा के, सो काफ़ी कम बचते हैं टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, सो इनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63/72 इंटू 175 इज। एक बार चेक करो क्या ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। 63 3 से कैंसिल हो जाएगा और 72 भी 3 से हो जाएगा, तो पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में करिए। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 7 12, 3 4s are
12. 21, 3 7s are 21 and 3 8s are 24. 7 से 175 भी कैंसिल हो जाएगा. 7 1 is 7, 7 2s are 40, 7 5s are 35. डिनोमिनेटर में ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 8 इंटू 25. 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 2s are 8. 25 के होते हैं 5 इंटू 5. ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है समझे आप. ऐसे क्वेश्चन में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं. आप 72 के फैक्टर्स करेंगे, 175 के करेंगे और ऊपर भी नंबर ऐसा दिया गया है 63, जो आपको जनरली मतलब टेबल में समझ में नहीं आएगा कि कैंसिल आउट होगा या नहीं, क्योंकि सीधा ये 21 की टेबल में आता है. 21 3s are 63. सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपको बेसिक में पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्ट वही होता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है. बस इस टाइप में इतना ही घुमाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता इसमें कि आपको ऐसा कोई नंबर देंगे जो कि कैंसिल आउट हो रहा है. देखिए 2 बार ये कटा है, 1 बार ये कटा है, उसके बाद जाके ये टर्मिनेटिंग हुआ है. डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 और 5 है सिर्फ, तो इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग. ऑप्शन ए आपका सही होगा. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इनमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है? 32 2 से कैंसिल होता है. 91 सिर्फ 13 7s are, यानी कि 13 और 7 की टेबल में आता है. कुछ शॉर्टेस्ट फॉर्म में है. डिनोमिनेटर के फैक्टर है 13 इंटू 7. सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए. यहाँ 2 और 5 तो क्या, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है. सो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. 19/80, 19 और 80 भी कैंसिल आउट नहीं होती. 80 के फैक्टर करिए ज़रा. 2 40 2 20 2 10 2 5 एंड 5 1. तो यही ऑप्शन करेक्ट है. आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको. बी. नेक्स्ट. If HCF and LCM of two numbers are 4 and 9696, then the product of two numbers is. ये तो आप जानते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हैं वो LCM इंटू HCF होता है. तो आई थिंक ईजी क्वेश्चन है. प्रोडक्ट होगा दिस इंटू दिस. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 6 24, 2 कैरी, 4 9s are 36, 2 38, 8 4 लास्ट में यहीं पर ही है. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. ज़रूरी नहीं है आप पूरा कैलकुलेट करें तभी आंसर बताए एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम होता है और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत डेफिनेट से आंसर है. तो आपने 4 देखा, लास्ट में 4 सिर्फ यहीं पर है, यहीं पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, मतलब चूज़ कर सकते हैं कि यही सही है. नेक्स्ट. 2 + √3 + √5 ये कैसा नंबर है? रैशनल, नेचुरल, इंटीजर, इरेशनल. ये एक इरेशनल नंबर है. देखिए √3 और √5 दोनों इरेशनल है. इरेशनल नंबर के किसी रैशनल नंबर के साथ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट कुछ भी आप करेंगे, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, आंसर हमेशा इरेशनल ही होगा. चाहे आप सिर्फ 2 + √3 रखें, चाहे 2/√3 करें, चाहे 2√3 करें, हमेशा नंबर इरेशनल ही आता है. ये एक क्वेश्चन एक्चुअली इस बार आया भी था प्री बोर्ड में. एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम या फिर प्रोडक्ट के क्वेश्चन एक्चुअली ज़्यादा पूछा था. आई एम श्योर आगे होगा भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस बार. रैशनल और इरेशनल का सम प्रोडक्ट डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल होती है? ये क्वेश्चन था. अगर आता है तो ठीक है, आई थिंक होगा ज़रूर. द प्रोडक्ट ऑफ 2 0, यस, रैशनल इरेशनल तो है. चलिए ठीक है, इसी टाइम पर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 9/7 to the power 3, 49/81 to the power इतना इक्वल्स टू 7/9 to the power 9. एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है? 9/7 की पावर 3. 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 7 और 9 में रहते हैं. हालांकि 81 को आप 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं जाना क्योंकि 7 9 ही हमारा है बाकी दो नंबर्स में भी. तो इसको आप लिखेंगे 7/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 49/81 को 7/9 का स्क्वायर लिखा और इसकी पावर है 2x - 6. पावर की पावर में आप जानते हैं क्या होता है? पावर की पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती है. दिस इज इक्वल्स टू 7/9 की पावर 9. खैर ये होगा 9/7 की पावर 3 होल टू द पावर इंटू 7/9 की पावर कितनी हो जाएगा? 2 2s are 4, 4x - 2 6s are 12 इक्वल्स टू 7/9 की पावर 9. अब अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो दोनों नंबर्स हैं 7/9 7/9 है, ये 9/7 है. इसको 7/9 बना सकते हैं आप. अगर किसी नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप इंटरचेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. आपने ये पढ़ा भी होगा. 3/4 की पावर अगर -1 है तो ये 4/3 की पावर 1 हो जाती है. तो यहाँ पर अगर आप इनको चेंज करेंगे, अगर आप 7/9 इसको लिखेंगे
तो इसकी पावर जो 3 थी वो अब -3 हो जाएगी, सिंपल, ओके, इंटू 7/9। आई एम श्योर स्टैंडर्ड आपने लिया है तो ये बेसिक्स आपके सभी क्लियर ही होंगे। -12 इक्वल्स टू 7/9 टू द पावर 9। ओके, सॉल्व करिए, बेस सेम है, 7/9 7/9, पार्ट्स आपकी ऐड होंगी यहाँ पर। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 7/9 की पावर कितनी होगी, स्पेस थोड़ा सा कम है, 4x - 12 - 3। 7/9 की पावर 4x - 12 जो कि ये पहले से ही था, और -3 इसमें ऐड हो गई, सो -3 रहेगी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 7/9 की पावर 9। 7/9 की पावर कितनी होगी, 4x - 12 - 3 -15 इक्वल्स टू 7/9 की पावर 9। पावर्स इधर भी 7/9 है, इधर भी 7/9 है, पार्ट्स इक्वेट करेंगे आप, पार्ट्स को इक्वल करेंगे। सो 4x - 15 जो है वो 9 के बराबर होगा। थोड़ा लेंदी हो गया है क्वेश्चन। So 4x equals to 9, 15 plus 9 which is 24. So x equals to 24/4. 4 8s are, sorry, 3 8s are 4 6 are, 4 6 are 24। तो आंसर आपका 6 है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से बता देते हैं क्या किया है, क्या क्या चीज़ें की है। सबसे पहले तो इसको 7/9 लिखा, ये 7/9 का स्क्वायर है, पावर 2 हुई इसकी 7/9 की, होल टू द पावर ये है, पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 7/9 की पावर इतनी हो गई। ये 9/7 है, इसको 7/9 बनाया। जब भी आप कभी इंटरचेंज करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये +3 था, अभी ये -3 हो गया है, ओके। सो उसके बाद बेस से मैं पार्ट्स ऐड कर दिया, 7/9 टू द पावर इतना इक्वल्स टू 7/9 टू द पावर 9। सो इसको 9 से इक्वेट किया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। आगे आते हैं, द नंबर 0.2112124 टाइम्स 1 इज अ, ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है, ये एक इरेशनल नंबर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार वो पूछ लेते हैं रैशनल है, इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हमें दिख ही रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि आगे डॉट्स लगे हैं, नॉन रिपीटिंग इसलिए क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एक पैटर्न सा फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 बार बनाया, फिर 3 बार आया, फिर 4 आया, फिर 5 बार आएगा, है ना। कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता, लेकिन ये कभी ख़त्म भी नहीं होते, और ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए, m to the power n equals to 32, where m and n are positive integers, then find the value of n to the power mn। अब आप 32 के ज़रा फैक्टर्स कर लीजिए। देखो, जो आपके ये एक्सपोनेंशियल पावर के जो क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा इनमें फॉर्मूला है कि यहाँ पर जो आपका बेस है और पावर है, इधर भी बेस और पावर्स आपस में आप इक्वेट कर सकते हैं। तो 32 के फैक्टर्स जब आप करेंगे, यानी कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, तो m और n आपको वहीं से ही मिल जाएंगे। सो 32 को 2 की पावर कितनी होगी, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। m की पावर n इक्वल्स टू है 2 की पावर 5। सो सिंपल सा रूल है एक्सपोनेंशियल उसका फॉर्मूला फॉर्म का, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर सिंपल आपका m2 हो जाएगा और n 5 हो जाएगा। अब उसने कहा है n की पावर mn बताइए कितनी होगी, n बोले तो 5 की पावर, mn बोले तो 2 × 5, तो यानी कि 5 की पावर 10 आपको फाइंड करनी है। हालांकि फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज द नंबर 0.57 बार इन द फॉर्म p/q इज। ये क्वेश्चन हालांकि 9th क्लास का है, जहाँ पर आपको जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये जो नंबर होता है 0.575757, इसको p/q की फॉर्म में करना है। लेकिन ये 10th में भी कई बार पूछ लिया जाता है। बेसिक की अगर हम बात करें, उसमें कई क्वेश्चन 8 और 9 से बन जाते हैं जब वो क्वेश्चन पेपर को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। खैर, 0.57 बार, x मान लीजिए हमारा 0.57 बार है। बार बोले तो x क्या हो जाएगा, 57 बार बार, 0.575757 अप टू इन्फिनिटी। दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, बिकॉज ये आप MCQ में आपको सिर्फ टिक ही लगाना है अप टू इन्फिनिटी। माइनस करेंगे 100x - x 99x होगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद तो दोनों में वही चीज़ है, 57 - 0 करेंगे, डेसिमल के पहले वाले ही नंबर को माइनस करते हैं हम, 57 हो जाएगा। सो x आपका 57/99 होगा। शॉर्टेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं, 3 से कैंसिल होगा, 3 3s are 9, 3s are 9, 3 1s is 3, 4 5 27, 9 9s are 27, 19/33।
19/30, ओके 57/30, 99 ही ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं किया, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओ नो 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 नहीं, हाँ यही है, सॉरी ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है क्योंकि सारे वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। 0.57 बार, सिर्फ 7 बार है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, x है आपका 0.57 बार, 7 बार बोले तो सिर्फ 7 बार रिपीट हो रहा है, 7 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर विदाउट बार वाले नंबर को पहले आप आगे लाएंगे, यानी कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अकेला आगे आएगा, 7 7 7 7 एज इट इज रहेगा। उसके बाद बार वाले नंबर को 7 को आगे लाएंगे, यानी कि फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू इन्फिनिटी। माइनस करिए, 100x माइनस सॉरी 10x इज 90x, 57 माइनस 5, हमेशा डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स को ही आपको माइनस करना है। दिस इज 52, सो x इज 52/90। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन आपका 52/90 शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया है। ये मर्जी है इनकी, देखिए यहाँ पर नहीं किया उन्होंने। इसमें आई थिंक किससे होगा ये कैंसिल, 3 से 2 से हो जाएगा ऑब्वियसली, 245, 2 2 जार 2 6 जार 26/45, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर, देन p डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। p हमारा एक प्राइम नंबर है, मान लीजिए 2 है, और ये k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो किसको ये डेफिनेटली डिवाइड करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा, उसके 3 टाइम्स को डिवाइड करेगा, 2k स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, ये प्राइम नंबर ना भी होता, कोई भी नंबर अगर k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 2k स्क्वायर को तो करेगा ही, यानी कि उसके डबल को तो करेगा ही। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है तो उसके डबल को भी करेगा, 3 अगर 15 को डिवाइड कर रहा है तो 30 को भी करेगा, है ना। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, k स्क्वायर को कर रहा है तो 2k स्क्वायर उसके डबल को तो करेगा ही करेगा। ए ऑप्शन इसमें सही है आपका। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। एक नंबर है 70 और 125 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वालों के लिए। 70 और 125 को डिवाइड करता है, लेकिन 70 को जब डिवाइड करता है 5 रिमाइंडर बचता है, 125 को जब करता है 8 रिमाइंडर बचता है। तो कहने का मतलब ये है 70 को डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो 65 को पूरा डिवाइड करता होगा। ऐसा ही होता होगा ना, 70 को जब आपने उस नंबर से डिवाइड किया तो 65 तक आ जाता होगा, 5 रिमाइंडर बचने का यही मतलब है। तो यानी कि उसके टेबल में 65 आता होगा, 65 को वो डिवाइड करता होगा। 125 को जब करता है 8 बचता है, तो 125 माइनस 8 कितना होगा, 125। दिस इज 117, यानी कि 117 को डिवाइड करता होगा कंप्लीट, 125 को करता है तो 8 रिमाइंडर बचता है। ये समझ रहे हैं आप, यानी कि वो नंबर 65 और 117 को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का HCF आपको निकालना है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए फैक्टर्स करते हैं 65 के, 13 5 जार 65, 117 के 3 × 3 × 13, प्राइम फैक्टर मैंने डायरेक्ट कर दिए, 3 3 जार 9, 10 11 27, 9 जार 3 1 3 13 1, तो 3 3 13। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है दोनों में, 13 ओनली। सो इन दोनों का HCF 13 है, वो जो नंबर है वो 13 है। ऑप्शन ए से। देखो इन्होंने LCM के अकॉर्डिंग भी आंसर दिया, इन्हें पता है बच्चे गलती करते हैं। सो कई बच्चे इनका LCM कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन में आपको वो आंसर भी मिलेगा जो LCM के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप तो सोचेंगे हमने सही ही किया है क्योंकि हमारा तो आंसर आ रहा था, बट एक्चुअली में करना क्या है, पहले इन नंबर्स को माइनस करना है, जो नंबर्स आए उनका HCF कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ 2 इंटीजर्स a and b आर रिटन एज, a को आप लिख रहे हैं x³ y², b को लिख रहे हैं ये, देन यू हैव टू फाइंड दी HCF ऑफ a and b। ओके, a है आपका x³ y²। जब आप HCF निकालते हैं तो नंबर्स के प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर a के फैक्टर कर लीजिए, x और y है तो क्या हुआ, a के फैक्टर क्या हो जाएंगे, x × x × x × y × y। ओके, b है x/y³, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, x × y³ यानी कि 3 टाइम्स y। HCF क्या होता है, जो कॉमन है दोनों में, x एक बार कॉमन है, यहाँ पर और भी x है लेकिन नीचे नहीं है तो आप नहीं लिख सकते HCF में y, हालांकि यहाँ पर एक और y है बट ऊपर नहीं है, तो इतना ही HCF है आपका xy²। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p को आप ए बी स्क्वायर लिख रहे हैं, q को आप ए क्यू बी लिख रहे हैं, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर्स। एलसीएम बताइए कितना होगा, वही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। चलिए, p के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, a इंटू बी इंटू बी, q के कितने होंगे, a क्यूब है तो 3 टाइम्स a इंटू बी। ओके, जैसे एलसीएम एचसीएफ में हम लोग कॉमन देखते हैं, एलसीएम में हम लोग ज़्यादा किस में है वो देखते हैं। देखिए a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ज़्यादा किसके पास है, q के पास, तो q वाले सारे आप ले लेंगे, 3 टाइम्स a लेंगे। ओके, नेक्स्ट 2 बार b यहाँ है, 1 बार यहाँ पर है तो हम 2 बार लेंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर होता जो नीचे होता ऊपर ना होता तो फिर लास्ट में उसको भी ले लेते हैं। एलसीएम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब b स्क्वायर, ये एलसीएम है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, ये मैंने ऊपर भी बताया था, एक रैशनल नंबर है नॉन जीरो, जीरो के अलावा 4 5 6 मान लीजिए कुछ भी, और एक इरेशनल नंबर है, तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा ही ऑलवेज इरेशनल, कभी रैशनल इरेशनल ऐसा भी नहीं होगा, हमेशा इरेशनल ही होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उनकी प्रोडक्ट या तो रैशनल होगी या इरेशनल होगी। इसमें आप अक्सर इरेशनल लगाते हैं, ऐसा क्यों है, देखिए 2 इरेशनल नंबर है, मान लीजिए एक √2 है, दूसरा √3 है, इनकी प्रोडक्ट कितनी है, √6, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, प्रोडक्ट भी इरेशनल, यानी कि प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकती है। लेकिन अगर 2 नंबर है √2 और दूसरा भी है √2, इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, 2। देखिए ये इरेशनल, ये इरेशनल, लेकिन आंसर रैशनल, तो 2 इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकती है या रैशनल भी हो सकती है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, वो नंबर जो 1 to 10 सबसे डिवाइड हो जाए, तो 1 to 10 सबका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि इसमें आप थोड़े से नंबर्स को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 10 लिख रहे हैं तो 2 और 5 को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मर्जी है आपकी। आई थिंक सभी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट थोड़ा जल्दी करेंगे। 2 ये तो ऑलरेडी 1 है, ये 1, 3 2 2 जार 4, 5 2 3 जार 6, 7 एज इट इज, 2 4 जार 8, 9 नहीं कटेगा, 2 5 जार 10, फिर से 2 1 1 ये तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 2 1 6 2 5 3 7, 2 2 जार 4, 9 नहीं कटेगा, 5, फिर एक बार और 2 लिखना पड़ेगा, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5 एज इट इज़। ओके, 2 का काम हो गया। अब 3 पर आते हैं, 1 1 3 1 6 3 1, 5 तो जाएगा नहीं, 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 6 3 7 एज इट इज़, 1 3 3 ज़ार 9, 5 एज इट इज़। ओके, काफ़ी 1 हो गए हैं, 3 एक बार और लिख देते हैं, 5 एज इट इज़, 1 7 एज इट इज़, 1 3 1 6 3 5, एक बार 5 लिख देंगे, 1 1 1 1, ये भी 1 1, 7 रहा सिर्फ, 1 1 5 1 6 1 7, सब कुछ 1, तो क्या हुआ, 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपकी प्रोडक्ट है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36 एंड इंटू 7, 36 इंटू 7 कितना होगा, 7 6 ज़ार 42, 4 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 4 इज़ 25, और लास्ट में एक 0, 2 5 2 0 वो नंबर है जो कि 1 to 10 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन ही इतनी ईजी है, यहीं से ही आप क्रॉस चेक कर सकते थे, सो डी ऑप्शन सही है। खैर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 4 5 8 7, कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, 1 2 5 0 के फैक्टर करिए, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 625 आप जानते हैं, 5 5 5 ही आएंगे इसमें, 25 का स्क्वायर होता है 125, 525 5 5 5 1, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, दैट इज़ वाई ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था कि पहले कैंसिल आउट करिए, बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें ये देखना किससे कैंसिल हो रहा है या नहीं, वो टाइम वेस्टेज होगा। आप सीधा फैक्टर कर लीजिए, हो जैसे कि हमने फैक्टर किया, हमें पता लग गया कोई नंबर है ही नहीं, और अगर बाई चांस यहाँ पर 3 आ जाता डिवाइड करते टाइम, तो आप 3 से चेक कर लेते ऊपर वाला नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं। ओके, चलिए खैर, नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 33 by 2 to the power 2 into 5 to the power 1
मैंने कहा था 2 और 5 में जिसकी पार्ट ज़्यादा हो उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करता है, सो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, सिंपल। ये थे आपके 19 क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। अदर देन दैट आई थिंक क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही बेसिक से होंगे। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितने CBSE में पूछे गए हैं या फिर जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, ये 19 क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं। चलिए अब सेकेंड चैप्टर पर आते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में जो एक टॉपिक आप सभी प्रिपेयर कर लीजिए वो है पैराबोला। आपने देखा भी हो पैराबोला, सॉरी, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, जितने भी आई थिंक रीजन्स के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, पैराबोला का एक क्वेश्चन केस स्टडी में ज़रूर आया, क्योंकि पॉलिनोमियल से केस स्टडी बन रही है और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से ये टॉपिक काफ़ी आ रहा है। हालांकि NCERT के क्वेश्चंस में ये नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। जो आपके रिटन पार्ट होता है, चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। खैर अभी MCQs देख लेते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, सॉरी, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर -4 इसका एक ज़ीरो है, यानी कि x की जगह -4 रखने से इसका आंसर 0 आ जाता है, सिंपल। तो x की जगह -4 रखिए, इक्वेट करिए 0 से और k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। -4 का स्क्वायर -4, ये वाली गलती नहीं करनी, -4 लिखना है, 2k + 2, ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं आई थिंक। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इक्वल्स टू 0, 0 से क्यों इक्वेट किया, क्योंकि -4 इसका एक 0 था। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस इज +4, ब्रैकेट ओपन करिए, -2k -2 इक्वल्स टू 0, 16 + 4 इज 20, 20 - 2 इज 18, सो -2k एंड +k 18 इक्वल्स टू 0। 2k को उधर ले जाइए, 2k इक्वल्स टू 18, सो k इक्वल्स टू 18/2 यानी कि 9, सिंपल। 9, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, a² ax² + bx + c इक्वल है इसके ये, सो क्या होगा, c एंड a हैव ऑपोजिट साइंस, c एंड b हैव ऑपोजिट साइन, c एंड a हैव सेम साइन, c एंड b हैव सेम साइन। देखिए जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो इक्वल कब होते हैं। अब हमें तो ये पता है कि जब b² - 4ac 0 हो जाए तब वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर अगर b² तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे b नेगेटिव था चाहे पॉजिटिव था, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है कंफर्म। अगर ये पॉजिटिव है, 4 5 6 कुछ भी है, तो इस वाले नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी आंसर 0 आएगा। ऑब्वियसली ये समझ रहे हैं आप, b² का आंसर पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए b5 था आपका, 25 आ गया, फिर -5 था तो भी 25 आ गया। तो अगर ये 25 है और आंसर आपको 0 चाहिए, तो 4ac बीच में जो माइनस साइन है वो -25 होना पड़ेगा, तभी तो 0 आंसर आएगा। और ये माइनस कब होगा, ये इसके आगे माइनस साइन है, ये कूल है, बिल्कुल माइनस ही आएगा। लेकिन अगर a और c के साइन अलग हो जाए, a पॉजिटिव c नेगेटिव हो जाए, दोनों अलग, तो ये एक माइनस ये दे देंगे, एक माइनस बाहर है, ये प्लस हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो कहने का मतलब है a और c के साइन सेम होने चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव हो, a और c अगर पॉजिटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि बाहर एक माइनस साइन है। या दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव अगर होंगे तो भी इनके ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे और बाहर वाला माइनस साइन हमारा बचा रहेगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसके जीरोज इक्वल तब होते हैं व्हेन a एंड c हैव सेम साइन। सो सी ऑप्शन इसमें सही है, अच्छा क्वेश्चन है। खैर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं, एक ही जीरो है, बिकॉज ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन k, तो आई थिंक ईजी ही है, इसमें आप x की जगह 2 पुट करेंगे, इक्वल करेंगे 0 से, k अपने आप आ जाएगा, ईजी है आई थिंक। हाँ वही क्वेश्चन है, रिपीटेटिव है जो ऊपर हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4, जीरोज -3 and 4 है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज बताइए कितना होगा, इनका सम हो जाएगा 1, बिकॉज -3 + 4 1 होता है। प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी 4 3 = 12 -12, तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस, हमेशा यहाँ पर b के आगे माइनस का साइन आता है, -1x यानी कि x, एंड लास्ट में c एज इट इज -12, x² - x -12,
ऑप्शन में हालांकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ये जो दिया है 2x² + 2x - 24, ये इसको इसी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करके दिया है। सेम ही ज़ीरोज़ होंगे, जैसे आप इसमें 2 कॉमन लेंगे x² + x - 12 ही हो जाएगा ना ये भी, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 and -3 देन ए और बी की वैल्यू बताइए। इसके दो आपको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, तो एक बार x में 2 रख दीजिए, एक बार -3 रख दीजिए, इक्वेट करिए ज़ीरो से, इक्वेशंस बनेगी आई थिंक इसमें, क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल है। चलिए पहले x में 2 रखते हैं, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर ओके प्लस a + 1 × 2 + b = 0। बस x की जगह हमने 2 रखा है, 2 2s are 4 + 2a + 2 + b = 0, यानी कि 4 + 2 = 6, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, a + b = -6। ये हमारी बनी पहली इक्वेशन। अब हम इसमें x की जगह -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 × -3 प्लस b = 0। ओके, 3 3s are 9 प्लस -3 से जब a को मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा -3a -3 + b = 0। -3a + b इधर ही रहेगा, एंड राइट हैंड साइड में आप 9 - 3 6 को ले जाएंगे तो वो -6 हो जाएगा। ओके, a + b भी -6 था, एंड -3a + b भी -6। आई थिंक एक तो नंबर इसमें ज़ीरो ही होगा। खैर चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस कैंसिल हुआ b, -3a - a कितना हो जाएगा -4a, एंड -6 + 6 ये तो कैंसिल, 0, तो a तो आपका 0 हो गया। a 0 है तो b कितना हो गया, b यहाँ से -6 हो गया, बिकॉज फर्स्ट यहाँ से देख लीजिए a + b -6 था, a 0 है, 0 + b -6, तो यानी कि b -6। सो a 0 है एंड b -6 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग ज़ीरोज़ -2 and 5 इज। कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 2 3 मोर देन 3, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके ये ज़ीरोज़ हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, जैसा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी किया था। आपने इन ज़ीरो से एक पॉलिनोमियल निकाला, पॉलिनोमियल हमारा था x² + x - 12। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, + 2x - 24, जो कि एक्चुअली में था भी ऑप्शन में एक, ये भी जो आपका पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ भी यही होंगे। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो जो पॉलिनोमियल आएगा उसके ज़ीरोज़ भी यही होंगे, 4 10। अगर आप इसको 10x² + 10x - 120 लिख दें तो इसके ज़ीरोज़ भी यही होंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ जब आप फाइंड करते हैं तो पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं, 10 कॉमन आ जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, लास्ट में वही बचेगा आपका। ओके, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मोर देन 3 आपको दिया, 3 से ज़्यादा होंगे। ओके, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट द वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज। हालांकि क्यूबिक जो आपका पॉलिनोमियल है और ज़ीरोज़ जो होते हैं उनका रिलेशन एनसीईआरटी कहती है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो आई थिंक पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है वो भी देखा गया है, सीबीएसई में पूछ लिए जाते हैं। खैर, इसमें होता क्या है, जब आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आप देखेंगे एक फॉर्मूला है, मान लीजिए 3 इसके ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, 3 ज़ीरोज़ होते हैं। सो एक फॉर्मूला ये है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, यानी कि फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड, इक्वल्स टू -c/a, जो x² का कोफिशिएंट, सॉरी नो सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -c/a, सो दिस इज -c/a। ओके, उसने कहा है वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, एक इनमें से 0 ही है, तो मान लीजिए अल्फा आपका 0 है, तो 0 × बीटा 0 ही हो जाएगा, प्लस बीटा गामा तो रहने दीजिए, प्लस गामा × अल्फा, अल्फा क्योंकि 0 है, इक्वल्स टू -c/a। ओके, यहाँ पर ये दोनों 0 हो गए, 0 × बीटा भी 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही हो जाएगा, यानी कि बीटा × गामा -c/a हो जाएगा, तो बाकी दो की जो प्रोडक्ट है वो -c/a है।
हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं चाहिए, चलिए छोड़ देते हैं अभी के लिए इसको, लेकिन केवीएस के टीचर्स को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन, इसको भी रहने दीजिए, दोस्त की प्रोडक्ट इतनी है, अदरवाइज फिर आपको सभी लर्न करने पड़ेंगे। अल्फा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो उसमें जाने देते हैं उसको, अभी 3 वाला है नहीं क्वेश्चन, जहाँ तक चांसेस है नहीं आएंगे इससे, क्योंकि इस एनसीईआरटी में खुद ही लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए होता है, माइनस बी बाई एस माइनस सी, आई थिंक ईजी है काफ़ी, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये तो आप सभी जानते होंगे, बेसिक का क्वेश्चन है। खैर, द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे बताना भी था आपको। कभी भी जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, उसने ये नहीं पूछा इसके ज़ीरोज़ बताइए, और ये 5 सेकेंड्स का ही क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल है। जब भी कभी आपके तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है, इफ़ ऑल 3 आर पॉजिटिव, इफ़ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव, अगर तीनों पॉजिटिव है तो आपका जो ज़ीरोज़ हैं आपके, दे बोथ विल बी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे। ओके, क्योंकि सभी आंसर्स प्लस में आएंगे, एक्स प्लस समथिंग आएगा यहाँ पर, इसके जो आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग के बाद, यहाँ पर भी प्लस आएगा बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव ही है। जब आप x प्लस समथिंग को 0 से इक्वेट करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए, वो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव, अगर तीनों पॉजिटिव है, सो दोनों जो आपके ज़ीरोज़ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको करने से अच्छा है, अगर आप एग्जाम में आपको नहीं आता तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन को स्केल डाउन कर लीजिए, इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके, तीनों पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 and 2, 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ पर x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 बचेगा। जैसा मैंने कहा सब कुछ पॉजिटिव रहता है, x प्लस 3 x प्लस 2, लेकिन जैसे ही हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तब वहाँ पर ओके उधर जाएगा। तो इसलिए दोनों ही जो आपके आंसर्स हैं, दोनों ही जो ज़ीरोज़ हैं वो नेगेटिव होंगे, बोथ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉन ज़ीरो एक नंबर है, इसके जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, जैसा कि कहा गया दे, इसमें एक चीज़ तो मैंने आपको जस्ट अभी बताई है कि अगर मान लीजिए के की कोई पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि उसने कहा है के 0 नहीं है, अब के पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इतना तो आप जानते हैं, अगर के पॉजिटिव हुआ तो दोनों जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो नेगेटिव आएंगे। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। आर ऑलवेज इक्वल, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, कैन नॉट बी बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। अगर आपका बी और सी यहाँ पर इक्वल है, चाहे तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के कॉन्सेप्ट से इसको समझ लीजिए, दोनों जो नंबर्स के दोनों जो आपके, अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन में आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा या इतने सारे फॉर्मूला कौन लर्न करे, तो सबसे बेस्ट है 1-2 एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन तब अगर आपके पास टाइम हो, मान लीजिए के को पहले 2 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं, डी से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लीजिए इसको। आप इसमें देखेंगे दोनों आंसर्स नेगेटिव है, आप इसमें देखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो कहने का मतलब है दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे किसी भी केस में, चाहे के आपके दोनों पॉजिटिव हो चाहे के आपके दोनों नेगेटिव हो। सो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ओके, नेक्स्ट, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज इक्वल है, देन ये आई थिंक हमने अभी किया भी था क्वेश्चन। खैर, अगर ज़ीरोज़ इक्वल है तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, डी आपका 0 होता है तभी आपके ज़ीरोज़ इक्वल एंड रियल होते हैं, इक्वल इसी केस में होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 तब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये तो पॉजिटिव है, अब अगर ये पॉजिटिव है, 0 आने के लिए इसे नेगेटिव होना ही पड़ेगा, इसके आगे नेगेटिव साइन है, लेकिन ए और सी इसको बाद में आके पॉजिटिव ना बना दे, उसके लिए ए और सी के साइन सेम होने ज़रूरी है। तो ए और सी दोनों पॉजिटिव हो
ताकि नेगेटिव साइन बना रहे, या फिर दोनों नेगेटिव हो ताकि नेगेटिव नेगेटिव हो के आपस में पॉजिटिव हो जाए और ये माइनस साइन फिर भी बना रहे, यानी कि ए एंड सी शुड हैव सेम साइन. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वार्टिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट. ओके, इसको बड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है. क्वेश्चन ने ये कहा है कि ज़ीरोज़ जो हैं स्क्वार्टिक पॉलिनोमियल के, दे आर जो एक ज़ीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि एक अगर 5 है तो दूसरा -5 है, एक 7 है तो दूसरा -7 है. ओके, अगर ये केस है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा 0, बिकॉज एक पॉजिटिव और दूसरा बिल्कुल उसका नेगेटिव, तो उनका सम तो 0 ही होगा. 5 में प्लस करेंगे अगर -5 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0. तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 है. सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? -b/a. -b कितना है यहाँ पर? a. और a कितना है? 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होता है, ये 0 है. -a 0 हो गया तो a भी 0 हो गया, यानी कि ये जो a है आपका ये 0 होगा उस केस में. इसको हम लीनियर टर्म बोलते हैं क्योंकि ये x के साथ है. सो लीनियर टर्म आपकी 0 है. अगर a 0 हुआ तो ऑब्वियसली ये है ही नहीं. ये अगर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस बी इक्वल्स टू 0. इक्वेट जब आप इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -b, एक्स इक्वल्स टू √-b. क्या रूट के अंदर कभी कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है? ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कहीं है ही नहीं कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए. ये आप इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर जब 11th में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे. तो रूट के अंदर b आ रहा है और नेगेटिव साइन आगे आ रहा है, तो कहने का मतलब है b ज़रूर नेगेटिव होगा. रूट के अंदर -b जब नेगेटिव होगा तब रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आपका आएगा, तब वो रियल नंबर में ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये एग्जिस्ट करेगा. समझ गए? क्योंकि एक 0 दूसरे का नेगेटिव है तो उनका सम 0 होगा. सम 0 है तो -b/a 0 है. यहाँ से हमारा ये जो a है यानी कि लीनियर टर्म 0 हो गई. और जो कांस्टेंट है इसको क्वार्टिक टर्म बोलते हैं. ये क्वार्टिक टर्म है क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर है. ये लीनियर टर्म है क्योंकि यहाँ पर x है, और ये कांस्टेंट टर्म है. ओके, सो यानी कि इसकी कोई लीनियर टर्म नहीं है, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव. और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव है. टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, क्वार्टिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म. ओके, चलिए अब आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर. आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से आप कर सकते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टिक इक्वेशन आर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है. द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 आर. इसके जीरोज क्या होंगे? एक्स स्क्वायर -3, 0 से इक्वेट करेंगे. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 होगा तो x जो है रूट में +-3 होगा, यानी कि एक इसका √3 होगा, एक इसका -√3 होगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है. सो नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वार्टिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, जीरोज नहीं दिए हैं. अगर जीरोज दिए होते तो सम और प्रोडक्ट आप निकालते. सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है. क्वार्टिक इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है. एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. सिंपल ये फॉर्मूला होता है. तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि MCQ है, हमें तो सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना है. इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वार्टिक पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अगेन वही होगा, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. अभी x की वैल्यू आप -3 पुट करेंगे यहाँ पर और k की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ दिस क्वार्टिक पॉलिनोमियल, अगर दोनों ही k है सो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते. अगर k पॉजिटिव है, एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अगर k पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग पॉजिटिव x प्लस समथिंग पॉजिटिव नंबर, तो दोनों ही आपके जो जीरोज हैं वो नेगेटिव होते हैं. लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस अगर कोई नेगेटिव नंबर है माइनस समथिंग x माइनस समथिंग, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, क्योंकि इसने कहा दोनों सेम हैं. या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. दोनों पॉजिटिव होंगे तो जीरोज दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो जीरोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा. तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों सेम हैं, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर जो है हमारा, तो जीरोज इसके कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते. ओके, तो मोर और लेस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. धीरे धीरे करके सारे ही करेंगे, आई एम श्योर. यहाँ तक जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. बहुत लेंदी वीडियो नहीं करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक आप भी ले लीजिए. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and wait for other videos to come.